हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी पैटर्न वीडियो चल रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल्स के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्या। आपको पहले ही बता चुका मैं बेसिक वीडियो में, बेसिक मैथ नंबर वीडियो फर्स्ट संख्या के बारे में जानकारी है उसमें। देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिख सके, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिख सके अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान आप कहोगे √3/1, ये हो गया P/Q। हो गया कि नहीं होगा? लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि P और Q दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। P और Q दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, जो नहीं है ये, ठीक है। और वैसे हम निकाले तो √2 का मान बताओ ये, ठीक है। √2 का मान ये, इसे हम निकालेंगे और ये भी लगभग मान होता है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये सभी अपरिमेय संख्याएं है, P/Q के रूप में इन्हें नहीं लिखा जा सकता। इनका मान लगभग आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। कौन कौन संख्या के? 4/5 कि हम लिख सकते हैं 0.8, इसे लिख सकते हैं 8/10। तो ये P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और एक जानकारी आपको बेसिक वीडियो फर्स्ट में मिल जाएगी, ठीक है। वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सके अपरिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, अगर आप Q को 0 कर दोगे, कैसे? 5/0, ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 है यहाँ पर 0, इसलिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? √3, √2, √3, √5, पाई 3/5 है। पाई कैसे है? पाई का मान होता है 3.14, जो एग्जैक्ट वैल्यू लगभग होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लगभग होता है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अपरिमेय संख्या हो गई। हमें इस प्रश्नावली में कुछ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। हमें इस प्रश्नावली में कुछ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। √3, √2, √3, √5 प्लस 4, 2 √5, इस प्रकार हमें कुछ अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। तो अब हम अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये 25 नहीं है, ध्यान रखना, ये क्यूब नहीं है, ये है अंडर रूट की क्यूब, ठीक है। हमें इसे सिद्ध करना है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। कर लिया नोट डाउन? चलो तो अब परिमेय की तरफ बढ़ते हैं। ये रही परिमेय 1.3। परिमेय 1.3 का यूज तो वैसे हम कुछ नहीं है, एक आंसर के लास्ट लाइन में लिखते हैं कि परिमेय 1.3 से क्या होती है वो परिमेय 1.3। परिमेय 1.3 ये होती है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है, यदि P a² को विभाजित करती है तो a को भी करेगी, ठीक है। जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, आपको ये अच्छी तरह आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये इसको विभाजित करती है तो इसको क्यों करेगी, बस आपको बताना जरूरी था कि 1.3 परिमेय ये है।
फिर में 1.4 इम्पोर्टेंट है तो उसको हम कंप्लीट प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। फिर में 1.3 को नोट कीजिए। कर ले, चलो फिर में 1.4 की तरफ, चलो फिर में 1.4 के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर में 1.4 क्या कहती है, फिर में 1.4 कहते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो हम इसको सिद्ध करेंगे, इतना लंबा ही क्वेश्चन होगा कंप्लीट पूरा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे समझाऊंगा। कर लिया नोट डाउन, चलो तो आगे चलते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें लिखनी होगी, चाहे वो √2 हो, √3 हो, या √5 हो, या √7 हो, या कोई सी भी रूट के अंदर संख्या अवैध संख्या है, उसको अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करने के लिए ये हमें कंप्लीट लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे परिमेय 1.4 के लिए √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम सबसे पहले मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने माना सबसे पहले √2 एक परिमेय संख्या है, और P और Q दो पूर्णांक है यहाँ पर, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q पूर्णांक हो, ठीक है। तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या की यह परिभाषा ही है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 ये है, तब इसलिए √2 परिमेय संख्या मान ली, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, पहले से परिमेय संख्या बताना है, इसके बाद बताना है कि ये गलत कल्पना थी हमारी और इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुई, ठीक है। सबसे पहले परिमेय संख्या है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद P और Q एक सही अवैध संख्या है। अब आप कहोगे P और Q पूर्णांक सम क्या समझ में आती है, लेकिन सही अवैध संख्या क्या होती है। मैंने आपको अवैध संख्या है, वैध संख्या है, सबके बारे में जानकारी दी, लेकिन सही अवैध संख्या के बारे में नहीं दी। और अवैध संख्या भी नहीं जानते हैं, वो हमारे बेसिक वीडियो का संख्या नंबर्स देख सकते हैं। देखिए, सही अवैध संख्या जैसे 20/7, ये दोनों आपस में सही अवैध संख्याएँ हैं। क्यों है दोनों आपस में सही अवैध संख्याएँ, या एक दूसरे के सही अवैध संख्या क्यों है, क्योंकि इन दोनों का कोई भी गुणज सेम नहीं है, यानी ये संख्या कटेगी नहीं, ठीक है। आप कहोगे कटेगी तो ये भी नहीं, तो ये भी एक सही अवैध संख्या है। सही अवैध का मतलब ये नहीं कि ये अवैध संख्या हो दोनों, ये दोनों वैध संख्याएं भी हो सकती है। ये भी सही अवैध संख्या है, क्योंकि ये भी आपस में नहीं करती। तो सही अवैध संख्या वो होती है जो दोनों के गुण समान ना हो, अंश के भी और हर के भी, दोनों के गुण समान ना हो, आपस में कटे नहीं, ठीक है। तो P और Q क्या है, एक सही अवैध संख्या है, ठीक है। आ गया समझ में सही अवैध संख्या क्या है। इसके बाद इसलिए सही अवैध संख्या हो गई, इसलिए Q को उधर लाएंगे तो Q √2 बराबर P, ठीक है। दोनों तरफ भर करेंगे, Q को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो Q² 2 और P², ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको 2Q² P² समीकरण नंबर 1। इसके बाद अतः P² 2 से विभाजित है, आपको दिख रहा है कि P² है वो 2 से विभाजित है, ठीक है।
इसलिए 2 से विभाजित कैसे है, 2 को इधर लेके जाएंगे तो पी स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, इसलिए वो विभाजित है 2 से। ठीक है, इसलिए प्रमेय 1.3 से मैंने आपको अभी प्रमेय 1.3 बताई थी, जिसमें कोई संख्या p मानते हैं हम, p किसी संख्या कोई संख्या p किसी संख्या q से विभाजित है, यही तो थे प्रमेय। कोई संख्या p किसी संख्या q से विभाजित है, कोई संख्या p स्क्वायर किसी संख्या q से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 यही कहती है कि कोई संख्या p है, उसका वर्ग q से विभाजित है तो q भी p से विभाजित होगा। ठीक है, ये होगा प्रमेय। तो प्रमेय 1.3 का वर्ग इतना सा यूज लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1.3 और यहाँ पे लिखेंगे 1.3। बस हमें 1.3 से बस इतना लिखना है कि हमको आता है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से पी भी विभाजित होगा। पी को भी विभाजित करेगी कौन, 2 से पी भी विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, इसलिए हम p बराबर 2r लिख सकते हैं। अभी 2r क्यों लिख सकते हैं, अभी हमें ये कल्पना गलत मानने के लिए करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा r p है उसको 2r मानेंगे अभी, इसलिए हम p बराबर 2r लिख सकते हैं, जहाँ r भी एक पूर्णांक है, क्योंकि p और q भी एक पूर्णांक है तो r को भी पूर्णांक लेना पड़ेगा। ठीक है, p और q r तीनों पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया p बराबर r। p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ, इसमें p के मान को रखेंगे 2q² बराबर p की जगह रखा 2² तो उसका वर्ग हुआ 4r²। ठीक है, अर्थात q² 2 से 2 घटा तो q² बराबर 2r², समीकरण नंबर 2। और फिर यही लाइन लिखेंगे, अतः q² 2 से विभाजित है, अतः q² 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से, अतः q² 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से 2 q को विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 कहती है कि जब किसी संख्या के वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित करेगा, इसलिए p और q में कम से कम एक अवयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए गुणनखंड ठीक है, इसलिए p और q में कम से कम एक गुणनखंड 2 है, इसलिए p और q में से कम उनका एक गुणनखंड होगा p और q का, वो 2 तो होगा ही। ठीक है, 2 होगा, क्योंकि दोनों से विभाजित है, इसका मतलब 2 को काटेगा, 2 कटेगा तो इसका मतलब उनका गुणनखंड है 2, जब ही तो कटेगा, इसलिए उसका गुणनखंड 2 है। परंतु इससे अब ये 2 कटेगा, परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि p और q अविभाज्य संख्या है। इस कथन का विरोधाभास होता है कि ये दोनों अविभाज्य संख्या है। कैसे, हमने p और q क्या मानी थी, हमने p और q सहअविभाज्य संख्याएं मानी थी। सहअविभाज्य संख्या वो जानते हैं आप आपस में कटे नहीं। ठीक है, p और q कटे नहीं। अब वो कह रहा है कि उनका गुणनखंड 2 है, उनका गुणनखंड 2 है, इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका गुणनखंड 2 है, इसका मतलब तो इसका भी गुणज 2 है, इसका भी गुणज 2 है, इसका मतलब तो ये एक अविभाज्य संख्या है, सहअविभाज्य संख्या है ही नहीं, ये तो एक अविभाज्य संख्या है। तो इस कथन का यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है कि अविभाज्य संख्या है, इस कथन का विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक अविभाज्य संख्या है, सहअविभाज्य संख्या थोड़ी है, ये तो अविभाज्य संख्या है, इसलिए लिखेंगे इस कथन का विरोधाभास होता है। इसके बाद लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण हुआ। हमने गलत कल्पना की कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये गलत कल्पना क्या थी हमारी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह गलत कल्पना है, तो सही क्या होगी, उसका जस्ट उल्टा, परिमेय का अपरिमेय, तो √2 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, प्रमेय 1.4 बिल्कुल सिद्ध कर दी। इसका भी यूज बहुत जगह होगा कि प्रमेय 1.4 से, ठीक है, प्रमेय 1.4 से, तो ये आपकी पूरी प्रमेय 1.4 है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये, आप उसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए।
कर लिया नोट डाउन। चलो तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अभी हमने √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, अभी √3 करवा रहा है। हम प्रश्नावली में √5 भी करेंगे, कोई √7 भी एग्जाम में आपको √7 का भी दे सकता है, √11 का भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, बार बार रटने घोटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक लाइन याद रखनी है हमेशा कि सबसे पहले हमें मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो भी संख्या होगी उसको मानेंगे सबसे पहले कि वो एक परिमेय संख्या है। मानने के बाद आप जानते हैं ये लाइन तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा से मिलेगी कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए वो संख्या है जो इसके बराबर होगी, क्योंकि वो परिमेय संख्या है तो पी अपन क्यू के बराबर होनी चाहिए। पी और क्यू एक सहअवयव संख्या है, ये हमें चूँकि ये मानना पड़ेगा इसलिए तो ये होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, थोड़ा इधर ला के दोनों को बड़ा करेंगे Q², और जो हमें पूछी है उसको इस प्रकार लिखेंगे, अर्थात 3Q² अभी तो मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर जिस चीज़ की बात करेंगे वहाँ चेंज करेंगे। इसके बाद मैं 5 का बताऊँगा, एक बार इसको कर लीजिए आप। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 पूछा तो √3 एक परिमेय संख्या है। पी और क्यू कोई दो पूर्णांक है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, √3 बराबर पी अपन क्यू, इसलिए √3 बराबर पी अपन क्यू। चूँकि पी और क्यू एक सहअवयव संख्या है, मैंने अभी बताया कि सहअवयव संख्या क्या होती है, जिनमें दोनों में कोई भी गुणक समान नहीं है, दोनों संख्याओं का कोई गुणक समान ना हो या गुणनखंड समान ना हो। ठीक है, क्यू √3 बराबर पी, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करो, Q² दोनों तरफ वर्ग किया 3 आ गया बराबर P², अर्थात 3Q² बराबर P² समीकरण भाई। अतः P² 3 को विभाजित करेगा, इसलिए परिमेय 1/3 से P को विभाजित करना चाहिए। इसको विभाजित करती है तो इसको विभाजित करना चाहिए। परिमेय हमारी 1/3 हो चुकी है, इसलिए हम P बराबर 3R लिख सकते हैं। ये हमें मानेंगे, जैसे P और Q माना इस प्रकार ही R को भी मानेंगे। R मानने के बाद P बराबर 3R लिख सकते हैं, जहाँ R एक पूर्णांक है। ठीक है, R एक पूर्णांक है, P और Q भी पूर्णांक है तो R एक पूर्णांक है। P के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे तो दोनों 3Q², इसका वर्ग हो जाएगा 9R², अर्थात Q² बराबर 3R², समीकरण नंबर 2। अतः Q² बराबर 3 से विभाजित है, इसलिए फिर मैं 1/3 से वही बात लिखेंगे। 1/3 से इसको विभाजित है तो ये भी विभाजित करेगा, इसलिए P और Q कम से कम एक ओवेनिष्ठ गुणनखंड 3 होना चाहिए। इसका मतलब P और Q का कम से कम एक ओवेनिष्ठ गुणनखंड 3 होना चाहिए। आपको पता है अगर गुणनखंड 3 होगा तो वैसे अवयव संख्या हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये हमारी विरोधाभास यानी गलत सूचना है, इसलिए P और Q एक अविभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि P और Q तो एक अविभाज्य संख्या है। हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है, हमने ये गलत कल्पना प्राप्त की थी, इसलिए हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या। हमारी गलत कल्पना क्या थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या निकालते हैं, अभी निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार समझा दिया, √2 का, √3 का। अब आप √5 का खुद करके देखिए, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद √5 का बताऊँगा मैं। कर लिया नोट डाउन, तो ठीक है। √9 अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले चलो एग्जाम्पल √3 हो गया। इसके बाद हम √10 करने के से पहले आपको 2 एग्जाम्पल्स के बारे में और बताएंगे। आपके प्रश्नावली में एक क्वेश्चन है √5 को परिमेय करने का। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि √5 परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम आपको अभी वो क्वेश्चन भी समझा देते हैं। जब हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे तो डायरेक्ट प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये आपका होगा प्रश्नावली 1.3 का
पहला क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मानेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक √5 परिमेय संख्या है। इसके बाद P और Q दो पूर्णांक है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो परिमेय संख्या है √5 तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √5 बराबर P/Q। P और Q एक सहवाई संख्या है। मैंने अभी समझाया आपको सहवाई संख्या क्या होती है। सहवाई संख्या वो होती है जिनके दोनों के गुणनखंड अलग अलग हो, समान न हो, ठीक है, Q। इसके बाद हम कर रहे हैं √5 की बात, तो यहाँ पर √5 आ जाएगा, इसलिए P दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ √5 का वर्ग करेंगे तो 5, और अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अतः P² 5 से विभाजित है, अतः P² 5 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 से क्या करेंगे हम 5, इसलिए परिमेय 1.3 से 5 P को विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए हम P बराबर 5R लिख सकते हैं, जहाँ R एक पूर्णांक है। इसके बाद P के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। P के मान को समीकरण 1 में रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आएगा 5Q², यहाँ जाएगा 25, R² वर्ग करेंगे ना 5R का, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 5 से कट जाएगा तो 5R² बच जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2, अतः Q² 5 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 से 5Q को भी विभाजित करेगा, इसलिए P और Q में कम से कम एक अवनिष्ठ क्या होना चाहिए, अवनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास होता है, क्योंकि P/Q में कोई 5 का एक गुणनखंड है जो कि सहवाई संख्या के अनुसार नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, इसलिए ये अविभाज्य संख्या है, कथन का विरोधाभास करता है, ठीक है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है। आपको पता है हमने गलत कल्पना क्या की थी कि √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत कल्पना थी, तो इसलिए हमें √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये गलत कल्पना थी हमारी कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो हमने लिख ली। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो प्रश्नावली 1.3 में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप इसको भी एक साथ में सभी को समझाऊंगा। इसके बाद एक √7 का भी आने की चांस रहता है एग्जाम में, इसलिए उसको भी समझाऊंगा। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद आप लिख लेना एग्जाम्पल्स के बाद। प्रश्नावली 1.3 में फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रहेगा, उनको करेंगे हम, ठीक है। कर लिया नोट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। चालू करते हैं इसको। तो मैंने आपको √3, √5 और √7 बता दिया जो आपकी प्रश्नावली में है, लेकिन √7 आपकी प्रश्नावली में नहीं है, इसलिए एग्जाम में 100% आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको भी इसी पैटर्न पर करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, वही मानेंगे। √7 एक परिमेय संख्या है। P और Q कोई दो पूर्णांक है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए √7 बराबर P/Q। P और Q एक सहवाई संख्या है, मैंने बता दिया सहवाई संख्या क्या होती है, इसलिए Q √7 बराबर P, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अर्थात 7Q² बराबर P², समीकरण नंबर 1। अतः P² 7 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 से 7 P को विभाजित करेगा। अतः P² 7 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 से 7 P को विभाजित करेगा। इसलिए हम P बराबर 7R लिख सकते हैं, जहाँ R एक पूर्णांक है। P के मान को सभी समीकरण 1 में रखने पर, P के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, 7Q² बराबर 49, 7 का वर्ग 49, R², अर्थात Q² बराबर 7R², ठीक है। फिर वही पूरी थ्योरम। इसका मतलब आप कोई भी संख्या पूछ ले, √3, √5, √7, √11, √13, √17, जितनी भी अविभाज्य संख्या है रूट के भीतर, या रूट परिमेय संख्या पूछेगा, रूट के भीतर जितनी भी अविभाज्य संख्या है वे सभी एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए आप 2 से लेकर चले जाइए 103 तक, ऐसे, ठीक है।
तो कोई भी संख्या पूछ ले आप इसको आप कर सकते हैं। मैंने 4 बार समझा दिया है तो आपको 100% समझ में आ गया हुआ। तो ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल 9 हो गया। तो एग्जाम्पल 10 की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त, हम नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में जस्टिस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, दर्शाइए कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, ये सबसे पहले मानेंगे हम। तब पी और क्यू कोई दो पूर्णांक है, वही काम जो पहले किया था। माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, तब पी और क्यू दो पूर्णांक है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसलिए परिमेय संख्या है तो पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उनको लिखेंगे। चलो इसके बाद वही, चूँकि पी और क्यू का एक के अलावा, एक तो सबका गुणनखंड होता है, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यह एक सहवाई संख्या है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वो कौन संख्या होती है, वो सहवाई संख्या होती है। ठीक है, तो ये एक सहवाई संख्या है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो आपने पहले भी ऐसे ही किया था। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है इसलिए 5 - p/q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात होनी चाहिए पूरी परिमेय संख्या। ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इस हिसाब से तो √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन से कथन का विरोधाभास हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने इससे पहले के एग्जाम्पल में देखा कि √3 एक तो परिमेय संख्या है, तो हम सिद्ध कर चुके हैं। आप जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये तो कह रहा है कि परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए विरोधाभास होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण हुआ। गलत कल्पना ये रही, कारण हुआ कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। क्या थी हमारी गलत कल्पना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लास्ट में लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, इसे भी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल 11 रहेगा। कर लिया नोट डाउन। चलो एग्जाम्पल 11 की तरफ। एग्जाम्पल 11 क्या कहता है, ये थर्ड टाइप है। 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, ये तीसरा टाइप है। ये क्या कहता है, दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। उस क्वेश्चन में भी शायद गलत लिख दिया था, एक अपरिमेय संख्या, उसमें सही कर लेना है। अपरिमेय संख्या से कर रहे हैं। माना कि, ठीक है, माना कि 3√2 परिमेय संख्या है। सबसे पहले मानेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले 3√2 परिमेय संख्या है तथा पी और क्यू कोई दो पूर्णांक है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 3√2 बराबर p/q। ये तो बिल्कुल रट लीजिए आप, लाइन यहाँ तक तो बिल्कुल रट लीजिए। चूँकि पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो यह सहवाई संख्या है। जानते हैं जिनका कोई एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं होता है, वो सहवाई संख्या होती है। इसलिए √2 बराबर p/3q, क्योंकि यहाँ से 3 नीचे ले गए, p/3q समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्योंकि p और q पूर्णांक है, आप जानते हैं दोनों पूर्णांक है, इसलिए p/3q भी एक परिमेय क्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक और पूर्णांक मिलकर परिमेय संख्या ही होगी। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसके मतलब ये परिमेय संख्या है, तो इसका बराबर में भी परिमेय संख्या है। परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि
2 तो 1 अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं रूट 2 तो 1 अपरिमेय संख्या है। किससे अपरिमेय? 1/4 से जानते हैं हम। ठीक है, ये जानते हैं रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें प्रश्नावली 1.3 के बारे में जानकारी लेंगे। जो कोई विद्यार्थी नया आया हो, उसने अभी हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, तो वीडियो डिस्कशन में आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाएगी। जिस किसी भी विद्यार्थी को फर्स्ट चैप्टर की PDF चाहिए, वो हमें डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसमें फर्स्ट चैप्टर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलते हैं तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।